और पेट्रोल डीजल का जो रेट जो इंडिया में है अभी, उससे 23 लाख करोड़ की अवैध कमाई किए हैं दोस्तों को कमाया, और उसका शेयर मोदी जी को भी मिल रहा है। यही कारण है कि केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जीएसटी परिषद में भी कहा था हाई कोर्ट ने कि जीएसटी परिषद में इसको रखा जाए और जीएसटी में इसको शामिल किया जाए, लेकिन केरल हाई कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना किया गया। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि देश में महंगाई अपने चरम पर है और जिस तरह का हालात अभी देश में बना हुआ है, उससे साफ लगता है कि सरकार धीरे धीरे फेलुअर होते जा रही है। और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीजल पेट्रोल एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी स्तर से आपके प्राइस को, चाहे जो भी सामान है, उसके दाम को बढ़ाने में एक अहम भूमिका रखता है। क्योंकि अगर डीजल का रेट बढ़ा तो जो ढुलाई का खर्च है वो बढ़ जाएगा, पेट्रोल का रेट बढ़ा तो उसके हिसाब से, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह से इस पर फेल साबित होते आ रही है। और हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है पटेल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जिस तरह से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्या लगता है कि आने वाला दिन में क्या आम इंसान, जो गरीब इंसान है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, क्या इस महंगाई से उबर पाएगा? इस महंगाई से उबर पाना आज के दौर में बहुत कठिन है, और इसके लिए मुख्य रूप से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोषी हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने भारत में पेट्रोल 115 से 20 रुपये लीटर बेच रहे हैं, डीजल का भी वही हाल है, 100 पार हो रहा है। जबकि दूसरे देश में 15 कंट्री में पेट्रोल भारत सरकार 34 रुपये में दूसरे देश को दे रही है, और डीजल 29 देशों में 37 रुपये के रेट से दे रही है। इंडिया में 100 से पार, और अदर कंट्री में 100 से कम, यानी आधी से भी आधी कीमत पर 1/4 रेट में दूसरे देश को दे रहे हैं। तो ऐसे में देश का कल्याण कैसे होगा? और विपक्ष भी सही ढंग से मुद्दे को नहीं उठा पा रहा है, और मोदी जी को तो अपने कमाई से मतलब है। कुछ पूंजीपतियों मित्रों को लाभ और फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी पेट्रोल और डीजल पर इतना रेट बढ़ा है। और पेट्रोल डीजल का जो रेट जो इंडिया में है अभी, उससे 23 लाख करोड़ की अवैध कमाई किए हैं दोस्तों को कमाया, और उसका शेयर मोदी जी को भी मिल रहा है। यही कारण है कि केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जीएसटी परिषद में भी कहा था हाई कोर्ट ने कि जीएसटी परिषद में इसको रखा जाए और जीएसटी में इसको शामिल किया जाए, लेकिन केरल हाई कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना किया गया। अभी तक जीएसटी परिषद में इस मामले को नहीं रखा गया। चूँकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, चूँकि बिहार में अभी पटना की मैं बात कर रहा हूं, और 111 रुपये 64 पैसे पेट्रोल का दाम हो गया है। जिस तरह से ये दाम वृद्धि हो रही है, चूँकि आपको याद होगा पिछला वाक़या, जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब इस पर, चूँकि 2014 से पहले 2014 का जो चुनाव था उसमें मुद्दा क्या था? महंगाई। आपने देखा होगा कि तमाम चौक चौराहों पर होर्डिंग्स लगाए गए थे कि बहुत हुआ महंगाई के बार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल पंप पर इनके पोस्टर आज भी लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये मुद्दा है जो विपक्ष घेर करके और ये सरकार को गिराने की कोशिश करेगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
अगर आप आम इंसान के घर में जाइएगा, एक मध्यम परिवार के घर में जाइएगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति है देश की। क्योंकि जो मूलभूत चीज़ें हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, रसोई गैस का दाम बढ़ा हुआ है, आप सरसों तेल की बात कर लें, दाल की बात करें, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मध्यम वर्गीय परिवार के बजट के हिसाब से हो या उनकी बजट उसमें चल रही हो। बेरोजगारी चरम पे है, इनकम का सोर्स बंद है, 2 साल लॉकडाउन में चला गया, इसके बावजूद भी लोग कैसे जी रहे हैं। इस सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। आप इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक महंगाई का सवाल है और देश में जो स्थिति अभी बनी हुई है, तो भारत का सरकार जो है, भारत सरकार को मोदी जी नहीं चला रहा है और न एनडीए गवर्नमेंट चला रहा है। इनके कुछ मित्र हैं, इनके दोस्त हैं, पूंजीपति। आज एनडीए सरकार को, बीजेपी सरकार को ये अडानी और अंबानी चला रहे हैं और इनके कुछ 2-4 मित्र चला रहे हैं। ये तो सिर्फ मोहरा है, मोदी जी मोहरा हैं। ये तो सिर्फ रबर स्टाम्प प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं है। इनको विपक्ष को, पूरे विपक्ष को एकजुट होकर के मोदी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन खड़ा करना होगा और इनको जितना जल्द हो सके मोदी को देश से भगाना होगा। तभी जाकर के छोटे तबके के लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो जो कंडीशन है सारे लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। आप चूँकि एक जनप्रतिनिधि हैं, आप नेता हैं, एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो आपके घर में जो तेल है, सब्जियां है या फिर और भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, रसोई गैस है, आप खुद जब गाड़ी से चलते हैं तो पेट्रोल भराने, क्या आपको लगता है कि इससे पहले इतनी बजट गड़बड़ाई हुई थी किसी परिवार की? जितना बजट खराब हुआ है मोदी जी की सरकार में, इनकी रबर स्टाम्प मुख्य प्रधानमंत्री रहने के कारण, ऐसा बजट इसके पहले कभी नहीं हुआ था। ये देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री में से आएंगे। ये भ्रष्ट प्रधानमंत्री भी हैं ये, और ये सबसे बड़ा दुनिया के जुमलेबाज भी हैं। ये जो कहते हैं करते नहीं हैं, करते हैं वही जहाँ इनको कुछ न कुछ फ़ायदा हो। बिना फायदा का कोई भी काम नरेंद्र मोदी करते नहीं है। इनको जनता से मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी को, इनको मतलब है इनके खाते में कितना आ रहा है, इनके अकाउंट में कितना जा रहा है, इनके सरकार में कितना जा रहा है। सरकार में अगर जाएगा रेवेन्यू डायरेक्ट तो जनता का पैसा हो जाएगा। ये डायरेक्ट लेते हैं, उसका खाता का हिसाब भी नहीं देते हैं। ये कभी पीएम केयर फंड के नाम पर ले लेते हैं, कभी कि हम विदेश से धन लाएंगे 15 लाख खाते में देंगे। किसी भी गरीब के खाते में आज तक 1 रुपया इन्होंने दिया? किसी के खाते में 1 रुपया नहीं दिया। क्या अच्छे दिन आया? मोदी जी बताएं। और जिस मुद्दे पे ये सरकार बनाए थे, आज तो वही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई। महंगाई जितना बढ़ा है इनके कार्यकाल में, अगले किसी गवर्नमेंट में नहीं था इतना महंगाई। ये प्याज के रेट पे आए थे कि प्याज इतना महंगा होगा यूपीए गवर्नमेंट में। हम लोग को आज भी याद है कि जब पिछली बार गैस का दाम बढ़ा था, सिलेंडर का दाम बढ़ा था, पेट्रोल का दाम बढ़ा था, तो उस समय स्मृति ईरानी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली साहब थे उस वक्त, सुषमा स्वराज जी थी उस समय, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, ये तमाम लोग जिस स्तर से इसको एजेंडा बनाए, देश के कोने कोने में एक एक घर में लोग सिलेंडर लेकर के सड़कों पर सर पे ढो रहे थे, प्याज का माला पहन के घूम रहे थे। ये मनोज तिवारी खुद उसमें ढोल पीट पीट करके महंगाई के विरोध कर रहे थे। लेकिन अब जब इस तरह की स्थिति है, इस पर इन लोगों की चुप्पी क्यों है? और अगर सवाल पूछा जाता है तो सीधे कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं, सो इसके वजह से ये दाम बढ़ गया। आपको क्या लगता है कि क्या ये जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है। कोरोना वैक्सीन ये मुफ्त में दे कहाँ रहे हैं? ये तो जनता का पैसा है, जो जनता के पैसा से पब्लिक को मिल रहा है। ये अपने पॉकेट से किसी को कोरोना वैक्सीन दें, ये अपने पॉकेट से तो 1 रुपया का चॉकलेट किसी को नहीं देंगे। ये जो भी आज कर रहे हैं ये पब्लिक बनी है, ये पब्लिक के पैसा से सबको वैक्सीन मिल रहा है। इनका पैसा कहाँ है? इनका योगदान कहाँ है? सबसे बड़ी बात है, आज अगर सर्टिफिकेट कोरोना वैक्सीन पे जो सर्टिफिकेट जो मिल रहा है पब्लिक को, जो निकल रहा है प्रिंट होकर के, उसमें इनका फोटो है। जब इनका फोटो उसमें छपने का
क्या है, क्यों इनका फोटो छपा जा रहा है? सबसे बड़का तो आफत यह है कि इनका फोटो ही नहीं छपना चाहिए। फोटो अगर छपना चाहिए जो देश के लिए कुछ किया हो, भगत सिंह का छपना चाहिए, सरदार पटेल का छपना चाहिए। ऐसे आदमी को जो लुटेरा हो, जो पीएम केयर फंड का जनता का पैसा ले लिया, उसका हिसाब नहीं दे रहा हो, वैसे व्यक्ति का फोटो छपने का तुक क्या है? इनका तो फोटो नहीं छपना चाहिए। फोटो पे ही तो केस होना चाहिए। फोटो क्यों छप रही है क्या? देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी के अथी है, वाइस चांसलर है, एग्जामिनर कंट्रोलर नहीं है ये कि इनका सर्टिफिकेट। अगर छपेगा फोटो बिहार यूनिवर्सिटी से अगर हम पास करें तो उस पर लगेगा, लोगो लगेगा बिहार यूनिवर्सिटी का, ये नहीं लगेगा नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी। महंगाई पर चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं और महंगाई जिस स्तर से बढ़ रहा है देश में, उसको लेकर के लोगों में आक्रोश काफ़ी है। महिलाएं काफ़ी दुखी हैं इस सरकार से और लगातार अपनी बात रख रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि इसको मुद्दे की तरह नहीं देखा जा रहा है। लेकिन अगर आम इंसान भूखमरी के शिकार होने लगे तो ये बोलना ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे अभी जगहों पे चुनाव है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, और भी जगहों पर चुनाव है। क्या लगता है कि इस बार इन चुनावों में ये महंगाई फैक्टर बनेगी? चुनाव में महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और महंगाई ही इनका विसर्जन करेगा। पूरे जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ से भाजपा का विसर्जन होने वाला है इस चुनाव में। इनका विसर्जन तय है, महंगाई चरम पे है। लेकिन अब इससे पहले भी जैसे 2014 में भी इन्होंने काफ़ी वादे किए थे, उसको पूरा नहीं किया। 5 साल सरकार चलाए, फिर इन्होंने वही वादे किए, लेकिन फिर से जीत के आ गए। अगर इन्होंने काम नहीं किया तो इनको हार जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, ये चुनाव आयोग इनके साथ पैक्ट था, और चुनाव आयोग जो है वो मोदी के लिए काम कर रहा है। आज भी अगर न्यायालय नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं हो, तो चुनाव आयोग को बांधा नहीं जा सकता। चुनाव आयोग इनके एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष काम करता तो आज बंगाल में जो कोरोना फिर से फैला है उसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? चुनाव आयोग को होना चाहिए। चुनाव आयोग पे मुकदमा चलना चाहिए। आज जाके देखिए बंगाल का स्थिति, अब भी जो चुनाव वहाँ हुआ है जिसके कारण कितना फैला है वहाँ पर। एक और मामला है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी का मामला जो था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया और किसी के निजता का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है वो देश का तमाम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। सब लोग को ये पता था कि केंद्र की सरकार भाया दोहन करने के लिए, किसी को भी तंग करने के लिए ये जासूसी करवा रहे थे, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है ये न्याय होगा और इनको पता चल जाएगा कि किसका किसका जासूसी करा रहे थे। ये कभी लालू के जासूसी करवाते हैं, तो कभी ममता जी का करवाते हैं, तो कभी किसी और नेता का करवाते हैं। जिससे इनका काम नहीं बनता है वो सबके पीछे ये सीबीआई और आईबी को लगा देते हैं, या जबकि खुद इनके पीछे लगना चाहिए सीबीआई आईबी। घोटाला तो ये कर रहे, पीएम केयर फंड का ये चेयरमैन है, भारत के प्रधानमंत्री भी हैं और पीएम केयर फंड ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और इनके कैबिनेट मंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री राजनाथ सिंह, ये आपको रक्षा मंत्री आपको अमित शाह जी हैं, और वित्त मंत्री सीता निर्मला जी हैं, ये सब उसमें मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो सदस्य किस कैपेसिटी में बने? सदस्य बने हैं अगर पीएम केयर फंड के अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, वित्त मंत्री सीता रमन जी हैं, किस हैसियत से बने बताए ना? वो ट्रस्ट है तो ये मेंबर क्यों है? पब्लिक को क्यों नहीं बनाए? जब ये सरकारी संस्था नहीं है, सरकारी ट्रस्ट नहीं है, तो ये लोग क्यों हैं उसमें? इसका जवाब दें जनता को। जनता को हिसाब देने के डर से ही बोलते हैं कि ये सरकारी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट इन क्यों लग रहा है?
बताना चाहिए प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री हैं, हिम्मत है तो बताए जनता को, अब फेस करें जनता के साथ। इन्होंने महिलाओं को गैस सिलेंडर दे दिया, फ्री में मैं दे रहा हूं। गैस भराएगा कौन? कौन भराएगा गैस उसको? और कहां से खरीदेगी? खाने के लिए दाना नहीं, भूखे मर रही है, काम नहीं मिल रहा है कोरोना काल में, और ये कहते फ्री में मैंने बांट दिया। फ्री में कहां से बांट दिया भाई, बताओ कहां से बांट दिया? उसमें गैस कहां से आएगा? इतना महंगाई पे आज सबका किचन बंद हो रहा है, तेल खरीदने की साधन नहीं हो रहा है उपलब्ध, काम नहीं मिल रहा है लोगों को, हर चीज महंगा है, कोई चीज सस्ता है ये नहीं। खाना, भूख से लोग मर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये अपना खजाना भर रहे हैं। जनता भूखे मरे उससे इनको कोई मतलब नहीं है, इनका अपना पेट भरना चाहिए। ये हवाई जहाज से घूमेंगे, पब्लिक पैदल भी चले उसमें भी इनको कष्ट है। एक रेल सवारी सा सस्ता, रेल को भी इन्होंने बेचने का काम शुरू कर दिया, हवाई मंत्रालय को भी बेच दिया। रेल की जितनी संपत्ति है, चाहे वो होटल हो, खाली जमीन हो, सबको लीज कर रहे हैं। क्या इनकी है वो संपत्ति? सोना बेच दिए देश का, इनका संपत्ति था वो कि सोना बेच दिए देश का, बहुत बहुमूल्य संपत्ति सबको बेच रहे हैं। सीबीआई का अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, ईडी का अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। जहां काम इनका नहीं बनता है, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, यही इनका काम रह गया है। क्या लगता है 2025 में बीजेपी की विदाई हो जाएगी? 2025 के पहले इनकी विदाई होनी चाहिए। 2025 बहुत दूर है। विपक्ष एकजुट हो जाए, पूरे देश में आंदोलन उग्र खड़ा होगा और इनका सफाया होना। विधानसभा जो उपचुनाव जो है बिहार में भी अभी है, बहुत जगह भी विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, ये सब जगह ये बुरी तरह हारेंगे। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, महंगाई और इनकी जुमलेबाजी। आज तक जो इन्होंने किया पूरा नहीं किया, न इन्होंने किसी को नौकरी दिया। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ इनका? अच्छे दिन का क्या हुआ? 15 लाख खाता में कब आएगा? जनता पूछ रहा है इस बार, डंडा लेकर के जनता खा रहा है कि आप मेरे को हिसाब दो। बताएंगे? अब बताने से भाग क्यों रहे हैं? हिम्मत है तो सीना खोल करके बताए कि हम देंगे हिसाब, दें हिसाब। पहले तो अरबों रुपया का हिसाब दे पीएम केयर फंड का, जो कि इन्होंने खुद आदेश करके लिया, कर्मचारियों से लिया, आरबीआई के सारे स्टाफ से लिया, सीबीआई के सारे कर्मचारी से लिया, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जितने भी हैं, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, उद्योगपति है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सबसे लिया, एकदम तैस में लिया कि इतना चाहिए। और लोगों ने दिल खोल के दिया, भी विदेश से भी दिल खोल के दिया कि भाई अभी इंडिया की स्थिति, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए सब लोगों ने दिल खोल के दान दिया, और दान का भी पैसे का हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं बिहार और पूरे देश में जो महंगाई का मार है, और साथ ही साथ जो डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है, उसको लेकर के। और हमारे साथ चंद्रशेखर पटेल जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। नमस्कार। तो बिग न्यूज़ 9 में हम आपको ऐसे तमाम तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए कि कैसा लगता है आपको शो और इसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। तो ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।